गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम दैनिक भास्कर की अभिव्यक्ति को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। आज का ये न्यूज़पेपर है। आज है 26 सितंबर। तो हम इसके प्रमुख एडिटोरियल की बारे में बात करेंगे और उनको सुनेंगे। ठीक है, आप देखते चलिएगा और ध्यान से सुनते चलिएगा ताकि चीज़ें आगे पीछे ना हों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल से, जो कि है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सी चुनौतियां हैं, आइए सुनते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। चुनाव में 5 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में उनके सामने आपकी सरकार को बचाने की कठिन चुनौती है, जबकि भाजपा आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है। 43 साल की आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और इस पद पर आसीन होने वाली तीसरी महिला हैं। उनके सामने पहली चुनौती पार्टी की छवि को फिर से स्थापित करना है। भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में आपकी छवि को तब से झटका लगा है जब से ईडी और सीबीआई ने आबकारी नीति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरविंद केजरीवाल को और उनकी कोर टीम की जांच शुरू की है। पिछले 1.5 साल में उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया से लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अंत में खुद अरविंद केजरीवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं के एक एक करके जेल जाने से पार्टी की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे हैं। आतिशी को एक साफ छवि वाली शख्सियत के रूप में देखा जाता है। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि अगले साल चुनाव से पहले उनकी सरकार पर किसी तरह के घोटाले की बू तक न आए। चूँकि भाजपा चुनावी मोड में है और दिल्ली पर पैनी नज़र बनाए हुए है, इसलिए उन्हें अपने निर्णयों, फाइल नोटिंग और सार्वजनिक व्यवहार में खासी सतर्कता बरतनी होगी। उनके लिए दूसरी चुनौती आपके दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फिर से पटरी पर लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस के विकल्प के रूप में इसे विकसित किया गया था। पिछले कई महीनों में आपके रिकॉर्ड में गिरावट आई है। एक तरफ आपको ईडी और सीबीआई के छापों और पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार और पार्टी दोनों का मनोबल टूट गया दोस्तों। दूसरी ओर सीएम कार्यालय को एलजी के साथ अनवरत टकराव की स्थिति में पाया गया, खासकर 2023 के संवैधानिक संशोधन के बाद, जिसने एलजी को दिल्ली प्रशासन के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर दी थीं। वास्तव में इस संशोधन के समय को पीछे छोड़ दिया है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जैसी स्थिति में वापस आ गई। एलजी के साथ बढ़ते टकराव ने केजरीवाल सरकार को लगभग पंगु बना दिया था। पूर्व सीएम असहाय हो गए थे क्योंकि उन्हें अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को नियंत्रित करने और नई लोक लुभावन नीतियां लागू करने में असमर्थता का सामना बहाल करना चाहती हैं। आगे देखते हैं। असमर्थता का सामना करना पड़ रहा था। आपकी हताशा ने छोटे प्रशासनिक फैसलों को भी प्रभावित किया। नतीजतन दिल्ली जर्जर होती रही थी क्योंकि सड़कें ढह रही थीं, कूड़े के ढेर लगे थे, मानसून के समय नालों की सफाई नहीं की गई थी, जिससे बाढ़ आ गई और सर्दियों के महीनों में प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में लेत लाली हो रही थी या लेट लतीफ़ी हो रही थी। हालांकि आतिशी पहली बार की विधायक हैं, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनके लिए किला संभालकर बहुत तेज़ी से सीखने का हुनर दिखाया। अपने बॉस की तरह वे भी खुद को एलजी के साथ अक्सर टकराव की स्थिति में पाती हैं। शहर में पानी की कमी को लेकर हुए एक संघर्ष में आतिशी को भूख हड़ताल तक पर जाना पड़ा। चुनाव सिर पर हैं और भाजपा आपकी सरकार को हराने के लिए हर मौके की तलाश पर है। ऐसे में आने वाले महीनों में एलजी और नई सीएम के बीच संबंधों में सुधार की संभावना नहीं है। ऐसे में यह आतिशी के लिए अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि वे पार्टी की अपने वादों को पूरा करने और शासन के मोर्चे पर काम करने की क्षमता में लोगों के घटते भरोसे को
फिर से बहाल करना चाहती हैं। आतिशी का सबसे मजबूत कार्ड यह है कि वे सत्ता में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि का चेहरा हैं। शैक्षिक सुधार इन्होंने किया है। पहले सलाहकार और फिर शिक्षा मंत्री के रूप में आतिशी ने दिल्ली सरकार के कई स्कूलों में सुधार की सफलतापूर्वक पटकथा लिखी है ताकि उन्हें सुविधाओं और बोर्ड की परीक्षा के अंकों के मामले में निजी स्कूलों के बराबर लाया जा सके। वे शायद आज देश की सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, शायद आज देश की सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, ये लेखक के अपने विचार हैं, अपनी लेखकी है, ठीक है। वे शायद आज देश की सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री हैं जिनके पास दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की डिग्री है, जहां वे रोड्स स्कॉलर थीं। यह उनके एक आम राजनेता से कहीं बढ़कर होने का आभास देता है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण सत्ता से बाहर हो गई थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को निर्भया कांड ने बेदखल कर दिया। जब आतिशी 2025 में केजरीवाल को तीसरी बार दिल्ली जीतने में मदद करने का प्रयास कर रही होंगी तो उन्हें इस इतिहास से भी जूझना पड़ेगा। ये लेखिका के अपने विचार है दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान दिला दें। चलिए, ये हमारा आज का एडिटोरियल था कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये लिखा था आरती जेरथ ने। ये राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। चलिए, आज का दूसरा एडिटोरियल देखते हैं या दूसरा संपादकीय देखते हैं। ईरान के खेल में पिस रहे हैं बैरूत के लोग, हिजबुल्लाह की हरकतों की कीमत चुका रहा है लेबनान। हिजबुल्लाह की हरकतों की कीमत कौन चुका रहा है? लेबनान। चलिए देखते हैं। ये लिखा है अभिजीत अय्यर मित्रा ने। आइए इसको रीड करते हैं। मैं यह लेख इजराइल के हृदय स्थल यरूशलेम से लिख रहा हूँ, जहाँ कल सुबह हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल के चलते हमें एक बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है उनके कारणों की गहराई से पड़ताल करना जरूरी है। पाकिस्तान की तरह लेबनान को भी एक कृत्रिम राष्ट्र के रूप में गढ़ा गया था। उसका निर्माण स्थानीय ईसाई बहुसंख्या के लिए सीरिया को तोड़कर किया गया था, लेकिन अपने निर्माण के 50 वर्षों के भीतर ही यह सुन्नी बहुसंख्या वाला देश बन गया और 1990 के दशक में यह सिया बहुसंख्यक बन गया। लेकिन सियाओं के पास राजनीतिक ताकत नहीं थी और वे एक और गृह युद्ध शुरू नहीं करना चाहते थे। तब उन्होंने हिजबुल्लाह का सहारा लिया, जो कि ईरान के रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है। ईरान हिजबुल्लाह की मदद से कई निशाने साधना चाहता है। उसका पहला मकसद है कि एक क्षेत्रीय सिया गठजोड़ का नेतृत्व करना, जिसमें 2000 के दशक से इराक, सीरिया और लेबनान शामिल हैं। दूसरा मकसद इजराइल के विरोध में अपने को सबसे आगे दिखाना था, क्योंकि परंपरागत रूप से इसे सुन्नी एकाधिकार के रूप में देखा जाता था। यह 1980 और 1990 के दशक में सऊदी अरब से इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व छीनने के लिए किया गया था, जिसने अमेरिका के सहयोगी के रूप में काम किया था। 2010 के दशक में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद ईरानी परमाणु हथियारों को कवर प्रदान करना रहा है। इसके लिए प्राथमिक खतरा हमेशा इजरायली हवाई हमले से आता और आता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से लेबनान के लोगों से इस बारे में कोई राय मशवरा नहीं किया गया। अगर कोई लेबनानी ईसाई या सुन्नी लेबनान को ईरान के प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ बोलता है तो उसे मार दिया जाता है और अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। 2005 में ईरान के हितों की पूर्ति के लिए लेबनान में सीरिया की निरंतर सैन्य उपस्थिति का विरोध करने पर पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी तक की हत्या कर दी गई थी। लेबनान अब हिजबुल्लाह की हरकतों की कीमत चुका रहा है। प्रतिरोध की कार्रवाइयाँ हिजबुल्लाह करता है और जान लेबनानी नागरिकों को
गंवानी पड़ती है। मौजूदा तनाव की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों से हुई। पहले हिजबुल्लाह को अधिक सक्षम आतंकी संगठन के रूप में देखा जाता था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऐसा हमला किया जो इससे पहले किसी भी अरब देश या संगठन ने नहीं किया था। हमास नंबर 1 बन गया। हिजबुल्लाह को फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करना था, इसलिए उसने उत्तरी इजराइल में लगातार रॉकेट बमबारी का अभियान शुरू किया। ऊपरी तौर पर यह कहा गया कि यह फ़िलिस्तीन का समर्थन करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन असली कारण हमास के उन प्रतिद्वंदी थे जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 9,000 रॉकेट दागे हैं, लेकिन वह उत्तरी इजराइल से लगभग 70,000 इजराइलियों के पलायन के अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाया है। ये 9,000 रॉकेट बेकार में नहीं दागे गए थे। उनका उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रक्षा करना था। पिछले 30-40 सालों में इजराइल ने हिजबुल्लाह को बेअसर करने के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन उसे पूरी कामयाबी नहीं मिली है। कारण हिजबुल्लाह का असली कमांड सेंटर तेहरान में है और इजराइल ईरान को सीधे निशाना बनाने से परहेज करता रहा है। अगर लेबनानी अपने देश को ईरान के प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ बोलता है तो उसे मार दिया जाता है और अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी तक की हत्या कर दी गई थी। यहाँ ये लिखा हुआ है। फिर आगे 7 अक्टूबर 2023 के बाद यह तस्वीर बदल गई। इजराइल ने सीरिया में कई ईरानी राजनयिकों को मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान की ओर से इजराइल पर सीधा हमला हुआ। फिर इजराइल ने तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिये को मार गिराया। तेहरान में लीडरशिप गेस्ट हाउस में हानिये को मारकर इजराइल ने ईरान को यह संदेश दे दिया कि वे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडरों के पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट करवा के उसके कमांडर सिस्टम पर करारी मार की। फिर हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के डिप्टी हेड और मिसाइल फोर्स के प्रमुख को मार गिराया गया। इजराइल ने पिछले साल से अब तक कई मोर्चों पर कार्रवाई की है, पर नुकसान लेबनान के लोगों का हो रहा है। ईसाइयों ने 1980 के दशक में लेबनान की सत्ता को खो दी थी और अब उनके देश को ईरान की विदेश नीति के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपहत किया जा रहा है। वहीं सुन्नियों की सियासी ताकत को हिजबुल्लाह ने हाईजैक कर लिया है। ये लेखक के अपने विचार थे दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये क्या दिया हुआ है, ये ज़्यादा काम के नहीं है। चलिए ये पढ़ लेते हैं छोटा सा कि क्या दिया हुआ है। देखते हैं। जिस गुण की ज़रूरत हो उसे जीवन में उतारा जाए। जब से हमारा जीवन डिजिटल हुआ है, हम बहुत सारी बातों की जानकारी आंकड़ों में रखने लग गए हैं। उसके फ़ायदे भी हैं। 3 का आंकड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यही जो दोनों हो चुके हैं वो महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और हिजबुल्लाह की हरकतों की जो कीमत चुका रहे हैं वो लेबनान चुका रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का ऑडिटोरियल। और यदि आपको डेली ऐसे ही ऑडिटोरियल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको अगले दिन नोटिफिकेशन आ जाए और आप सीधे मेरे चैनल पर पहुंच जाएं और आपको ऑडिटोरियल की जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपने यदि पूरा सुना होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।